नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बरसों पहले एक फिल्म आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था जिसमें माँ बाप चाचा दादा का बदला लेने की बात कही गई थी। उस फिल्म का वही डायलॉग इस वक्त वाराणसी में हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। खुद पुलिस उस फिल्मी डायलॉग और वाराणसी में हुए एक ही परिवार के 5 कत्ल को जोड़कर देख रहे हैं। कनेक्शन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि क्या 5 नवंबर को वाराणसी में हुए 5 कत्ल के तार 27 साल पहले हुए 4 कत्ल से मेल खाते हैं, और क्या 27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा के कत्ल होते देखा था, 27 साल बाद उसी बच्चे ने अब जवान होकर माँ का, बाप का, दादा का बदला लिया है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी खूनी शुरुआत जिस शख्स ने की थी, उसका खूनी अंत उसकी मौत के साथ हुआ। वाराणसी के करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के परिवार में इस रोज एक बड़ी वारदात हुई। एक ऐसी वारदात जिसने सिर्फ भदैनी ही नहीं बल्कि पूरे बनारस के लोगों को हिला कर रख दिया। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उनके बेटे नवनेंद्र और शुभेंद्र और बेटी नौरंगी, किसी ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस को जब इस वारदात की खबर मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने गौर किया कि सभी के सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई थी, जबकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद हैरान करने वाली बात यह थी कि घर के मुखिया यानी राजेंद्र गुप्ता गायब थे। ऐसे में सभी को यह लगने लगा कि शायद इन 4 कत्ल के पीछे राजेंद्र गुप्ता का हाथ है, जिसने किसी वजह से अपने पूरे परिवार की जान ले ली और खुद फरार हो गया। लेकिन इस मामले में आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस बात की तस्दीक जरूरी थी। अब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल फोन की लोकेशन सबसे पहले ट्रेस करने की शुरुआत की, और फोन की लोकेशन मौका वारदात से दूर रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में मिली। अब पुलिस सोच में थी कि जिसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया वो शहर से दूर एक गांव में आखिर क्या कर रहा। खैर, पुलिस की एक टीम फौरन मीरापुर रामपुर गांव के लिए रवाना हुई। मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाले मकान में पहुंची। यहां पुलिस को जो कुछ मिला वो और भी हैरान करने वाला था। इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उसके भी सिर और सीने में एक एक गोली उतारी गई थी। लेकिन जो बात परिवार के बाकी लोगों से अलग थी वो थी राजेंद्र गुप्ता की लाश बिना कपड़ों के। राजेंद्र गुप्ता की लाश इस हाल में मिली। अब इस लाश ने केस को मानो अचानक से पलट दिया था, क्योंकि अब तक पुलिस ये मानकर चल रही थी कि गुप्ता ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की। कुछ लोग ये भी मानकर चल रहे थे कि हत्या करने के बाद उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। लेकिन वहाँ जिस तरीके से उसके सिर और सीने में एक एक गोली लगी थी, उससे साफ था कि राजेंद्र गुप्ता ने कम से कम खुदकुशी तो नहीं की, क्योंकि ऐसा करने वाला आदमी अपने सिर और सीने में एक एक कर 2 गोलियां नहीं मार सकता। इसी के साथ अब ये तो क्लियर था कि ये काम राजेंद्र गुप्ता का नहीं हो सकता। राजेंद्र गुप्ता ने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को नहीं खत्म किया, बल्कि ये किसी अन्य व्यक्ति का काम था। कातिल कोई और था। अब सवाल ये था कि आखिर कातिल कौन है। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और अब पुलिस ने परिवार में जिंदा बची सबसे बुजुर्ग महिला शारदा देवी से पूछताछ चालू की। शारदा राजेंद्र गुप्ता की मां है, और इसी के साथ शारदा देवी ने इस कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई उसने मामले को एक और नया मोड़ दे दिया। शारदा देवी ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता और राजेंद्र का भतीजा विशाल उर्फ विक्की गुप्ता हो सकता है। असल में विशाल पहले भी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार का कत्ल करने की बात कहता था, और विक्की अपने ही ताऊ राजेंद्र गुप्ता से पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। और सवाल ये है कि वो कौन सी दुश्मनी थी, तो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन एक बार आपको 27 साल पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 1997, यही वो साल था जब गुप्ता परिवार में खून खराबे की शुरुआत हुई। असल में राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनारस के बड़े कारोबारी थे। उनका प्रॉपर्टी और शराब का काम था। लक्ष्मी नारायण को 2 बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता।
लेकिन लक्ष्मी नारायण अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता के रवैये को लेकर नाखुश रहते थे और उन्होंने अपने कारोबार का ज़्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के हवाले कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर राजेंद्र ने इसी साल यानी 1997 में एक रोज़ अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी सोते समय दोनों को गोली मार दी। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता तो गिरफ्तार होकर जेल चला गया, लेकिन इस वारदात से अपने बड़े बेटे राजेंद्र पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अब कृष्णा के 2 बेटे बिक्की और जुगनू को काम सिखाना शुरू कर दिया। उधर जेल में बंद राजेंद्र अब भी अपने पिता के रवैये से गुस्से में था। 6 साल जेल गुजारने के बाद साल 2003 में जैसे ही अपने भाई और भाभी के कत्ल की सज़ा में उसे पैरोल मिली, बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। असल में वो भी अपने पिता से प्रॉपर्टी और कारोबार में हिस्सा मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक एक रोज़ शहर के रामचंद्र शुक्ला चौराहे के पास गुमनाम कातिलों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में शक की सुई पहले ही दिन से बेटे राजेंद्र गुप्ता पर थी। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर अपने पिता और उनके सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल करवा दिया। राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1995 में हुई थी, लेकिन अपनी पहली पत्नी को राजेंद्र ने शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया था। इसके बाद साल 2003 में जब वो बाहर आया तो उसने नीतू से दूसरी शादी की और जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। नवनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी। इन बच्चों के सिर पर तो खैर माँ बाप का साया था, लेकिन राजेंद्र की वजह से ही कृष्णा के बच्चे कई साल पहले अनाथ हो चुके थे। बिक्की, जुगनू और उनकी बहन को वैसे तो राजेंद्र ने ही पाला था, लेकिन परवरिश के मामले में उसका परिवार अपने भतीजों के साथ सौतेला रहा। ऐसे में राजेंद्र के भतीजे गुस्से और बदले की आग में जलते रहे और अब जब ये वारदात हुई तो शक की सुई राजेंद्र के बड़े भतीजे बिक्की पर जाकर टिकी, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत मिले और वारदात के बाद से ही वो फरार भी है। राजेंद्र की बुजुर्ग माँ शारदा देवी ने भी बिक्की पर ही शक जताया। अगर पुलिस की माने तो बिक्की और उसका भाई जुगनू दोनों दिल्ली एनसीआर में ही रहकर अपना काम करते थे। इस वारदात के बाद जुगनू तो बनारस पहुंचा, लेकिन बिक्की का कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस ने बिक्की के बारे में जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि उसने अपने करीबियों से कई बार राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार को मार डालने की बात कही थी। पुलिस ने इस वारदात के बाद बिक्की के बहनोई को नोएडा से हिरासत में ली, जिसने पूछताछ में इस बात पर मुहर लगा दी। बहनोई ने बताया कि बिक्की ने उससे कहा था कि इस बार दिवाली में अपने ताऊ और उसके परिवार को मार डालेगा। पुलिस की छानबीन में बिक्की के अपने बहनोई के साथ संपर्क में होने के सबूत मिले, लेकिन जाहिर है जब तक बिक्की की गिरफ्तारी नहीं हो जाती इस थ्योरी का कोई पुख्ता प्रमाण फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। इस बीच पुलिस को पता चला कि बिक्की कुछ समय पहले तमिलनाडु में था, वहीं बिल्लौर में रहकर उसने बीटेक की पढ़ाई की थी। ऐसे में पुलिस की एक टीम बिल्लौर पहुंची, जहां उसने बिक्की के 4 दोस्तों और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। अब तक की छानबीन के बारे में उसके राजेंद्र गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता के परिवार के कत्ल से बिक्की का कनेक्शन होने के कई सबूत पुलिस के हाथ लगे, लेकिन खुद बिक्की अब भी पुलिस की रडार से बाहर है। वैसे तफ्तीश अपनी जगह पर है, लेकिन केस के कुछ इत्तेफाक भी हैरान करते हैं। अव्वल तो जिस तरह से राजेंद्र और उसके परिवार के सभी लोगों को गिन गिन कर 2-2 गोली मारी गई, वैसे आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या की थी, तब उन्हें भी उसने ठीक वैसे ही 2-2 गोलियां मारी थी। गौर कीजिए कि जब कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या हुई वो मंगलवार का दिन था। अब भी ये कत्ल मंगलवार को ही हुए, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।